बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रूफ्स क्या होते हैं और हमें वो क्यों ज़रूरत उनकी पेश आती है मैथमेटिकल प्रूफ्स को देखने की, और उनका कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर है एग्जाम। एग्जाम क्या चीज़ होती है हम पढ़ चुके हैं। अ स्टेटमेंट दैट इज़ टेकन टू बी ट्रू, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रू है तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम। सो दैट फर्दर रीजनिंग कैन बी डन। ठीक है, मजीद रीजनिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम और गेट को देखें तो और गेट का हमारे पास इस किस्म का टेबल बन रहा था, एक्स वाई और एक्स आर वाई, राइट, दैट इज़ 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड इट इज़ 0 1 1 1, राइट। यहाँ देखिए इसमें से 4 स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि 4 एग्जाम मौजूद हैं। मीन दैट अगर आप 0 और 0 इन दोनों को आर करें वी गेट 0, सो दिस इज़ अ नोन एग्जाम, प्रूव्ड एग्जाम। इसी तरह से इसको ऐड करें तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको और करें तो ये 1 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप 2 सेम नंबर ले लें बूलियन अलजबरा के अंदर, यू विल गेट दिस 1, राइट। तो हमें यहाँ पे समझ आ गया कि एग्जाम क्या चीज़ है। ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम कहें कि ये ठीक है तो दैट वुड बी एन एग्जाम। इट इज़ नॉट समथिंग वी वांट टू प्रूव। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं, बल्कि इसको इस्तेमाल करके हम किसी और चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं। द स्टेटमेंट यूज्ड इन अ प्रूफ आर कॉल्ड एग्जाम्स। आमतौर पे जो चीज़ें हम किसी चीज़ को साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्स। मिसाल के तौर पे आप एग्जाम्स वगैरह यूज़ करते आए हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ और आप में से कुछ ने अगर साइंस रखा हो मैट्रिक के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक राइट प्रूफ्स आते थे, ठीक, जिनको हम मसले भी बोलते थे। और उसमें मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में बताया था कि उसमें हम 2 चीज़ें यूज़ करते थे, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, राइट। तो आर्गुमेंट जितने भी हैं बेसिकली ये हमारे क्या कहलाते हैं, एग्जाम्स। ठीक, आर्गुमेंट के तौर पे हम एग्जाम्स को यूज़ कर लेते हैं या हम रूल ऑफ इन्फरेंस को यूज़ कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा प्रॉब्लम होता है, जो थ्योरम होता है, वो एक शेप से दूसरी शेप लेता जाता है। अगर आपको ये जहन में नहीं है तो हम उससे पीछे चले जाते हैं और उससे पीछे जाके आम तौर पे आपने कुछ इस किस्म का सवाल हो सकता है हल किया हो, पी एफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x² plus 8x minus 3, so find the value of x, find p of x when x is equal to let's say that 5। तो अब ये देखें 5, आप उसको 5 प्लेस करते हैं उसकी जगह के ऊपर, 8 5 minus 3, ठीक, और यहाँ पे आप उसका आर्गूमेंट देते हैं कि x is 5, दैट इज़ आवर आर्गूमेंट आर एग्जाम और रूल ऑफ इन्फरेंस, कुछ भी हो सकता है उनमें से। देन वी से दैट 5 इंटू 25, तो यहाँ हमारे पास रूल ऑफ इन्फरेंस मौजूद है। वो क्या है कि स्क्वायर ऑफ नंबर जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक, स्क्वायर ऑफ नंबर जो है एन, बेसिकली दैट इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन। ठीक, इसी तरह से बाकी रूल लगाते जाएंगे और इनको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट और आगे उनके आर्गूमेंट्स आप मेंशन करते चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल वही चीज़ निकल आएगी जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते थे, प्रूव्स करते थे, उस जैसी चीज़ ही आ जाएगी। देन वी हैव प्रोपोजिशन, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। अब दोनों में फ़र्क ये है एग्जाम में और प्रोपोजिशन में कि एग्जाम हमेशा ट्रू होगा, जबकि प्रोपोजिशन या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसके दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जाम में हमारे पास सूरज मशरिक से निकलता है, ये एग्जाम है, लेकिन हमारे पास ये जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि चांद मशरिक से निकलता है। अब चांद कभी मशरिक और कभी मगरिब, ठीक है, दोनों साइडों से में उसका वो नज़र आता है। सो दैट इज़ अ प्रोपोजिशन। हाइपोथेसिस, अ हाइपोथेसिस
इज़ अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमिना। किसी भी फिनोमिना की जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि जी एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंकी जाए वो हमेशा नीचे ज़मीन की तरफ आती है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ आवर हाइपोथेसिस। क्योंकि हमने एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बना लिया, लेकिन उसको एग्जाम्स यूज़ करते हुए हमने ट्रू साबित अभी नहीं किया। जब हम उसको ट्रू साबित कर देंगे दैट वुड बिकम अ थ्योरम। अ जनरल प्रोपोजिशन नॉट सेल्फ एविडेंट, एक ऐसा प्रोपोजिशन जो कि ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, जो कि खुद से उसका पता नहीं होता कि ट्रू है या फॉल्स है, बल्कि हम उसको चेन ऑफ रीजनिंग या एग्जाम्स या रूल ऑफ इन्फरेंस इस्तेमाल करके उसको साबित करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि 1 + 2 + 3 + n दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको कोई ना कोई रूल तो यूज़ करके साबित करूँगा इसको इसके बराबर। सो दिस इज़ द थ्योरम, राइट। जब मैं इसको इसके बराबर साबित कर दूंगा, दिस इज़ द हाइपोथेसिस, बेसिकली दिस इज़ हाइपोथेसिस जो के दायरे में मौजूद है, दिस इज़। और जब मैं इसको रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगाते हुए, एग्जाम्स लगाते हुए साबित कर दूंगा, इट वुड बिकम अ थ्योरम। ठीक। अ ट्रुथ एस्टैब्लिश्ड बाय मींस ऑफ एक्सेप्टेड ट्रुथ्स, तो एक्सेप्टेड ट्रुथ्स क्या चीज़ है, बेसिकली तो ये हमारे पास एग्जाम्स हैं। ठीक। आगे दो चीज़ें, नोशन, द कंसेप्ट ऑफ प्रूफ। ठीक है, नोशन ऑफ प्रूफ का मतलब होगा कंसेप्ट ऑफ प्रूफ, एंड वी विल स्टडी द मेथड्स फॉर आवर proofs. Then there is another definition which is proof. A proof can use the hypothesis of the theorem. ठीक, थ्योरम का हमेशा हाइपोथेसिस होता है, यानी हमारे पास कोई हाइपोथेसिस होता है, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स लगा के साबित करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू साबित हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि दिस इज आ थ्योरम, ये थ्योरम का दर्जा ले जाता है। इफ एनी एग्जाम एज्यूम्ड टू बी ट्रू and previously proven, we will apply it on the hypothesis और फिर उसको साबित कर देंगे। lemma, a less important theorem that is helpful in the proof of other results is called the lemma। ठीक, यानी प्राइमरी रिजल्ट्स को फाइंड करने की बजाय ये कोई सेकेंडरी रिजल्ट भी हमें दिखा दे कि ये भी इससे साबित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, lemma। सीरीज ऑफ lemmas are used to prove the complicated proofs। each lemma is proved individually। ठीक, अगली डेफिनेशन क्या है, क्रॉलरी। अ क्रॉलरी इज अ थ्योरम दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ थ्योरम दैट हैज बीन प्रूव्ड, कि अगर आपने थ्योरम ए साबित किया है तो उससे थ्योरम बी साबित हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि थ्योरम ए की क्रॉलरी जो है वो थ्योरम बी है। देन वी हैव अ कंजक्चर। अ कंजक्चर इज अ स्टेटमेंट दैट इज बीइंग प्रपोज्ड टू बी ट्रू स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके मतलब हम दावा करते हैं कि वो ट्रू होगी, जैसे हाइपोथेसिस है, तो उसको हम कंजक्चर भी कहेंगे। यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ सम पार्शियल एविडेंस, अ ह्यूरिस्टिक आर्गुमेंट और द इंट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक, व्हेन अ प्रूफ ऑफ अ कंजक्चर इज फाउंड, द कंजक्चर बिकम्स अ थ्योरम, एंड मेनी टाइम्स कंजक्चर जो है वो फॉल्स हो जाते हैं, तो वो थ्योरम का दर्जा फिर नहीं मिलता उनको। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम उस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। कि एग्जाम्स कौन से हैं, उसमें से प्रोपोजिशंस लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस है, थ्योरम है, रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगाते लगाते हम उसको साबित करते हैं कि ये थ्योरम, ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। टाइप्स ऑफ प्रूफ्स, दो किस्म के हमारे पास प्रूफ्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास इनफॉर्मल प्रूफ्स और दूसरे हमारे पास फॉर्मल प्रूफ्स। राइट, फॉर्मल प्रूफ क्या होते हैं, दीज आर गुड फॉर द कंप्यूटर्स एंड द मशीन्स। स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग प्रोपोजिशंस एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स आर ट्रू वेयर all steps are provided and all rule of inferences are provided and every rule of inference generates a single step। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें, single step। informal proofs can often explain the human way theorems are true। ठीक है, यानी इंसानों को समझाने के लिए आमतौर पे हम इनफॉर्मल प्रूफ्स ही प्रेजेंट करते होते हैं। इनफॉर्मल प्रूफ्स कैसे होते हैं, उनके अंदर मोर देन वन रूल ऑफ इन्फरेंस मे बी यूज्ड इन ईच स्टेप। ठीक है, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आने के लिए यहाँ पे हम एक दो मल्टीपल रूल ऑफ इन्फरेंस यूज़ कर सकते हैं, जबकि फॉर्मल प्रूफ्स में हर स्टेप के ऊपर एक ही रूल ऑफ इन्फरेंस यूज़ होगा। स्टेप्स में भी स्टेप्स को हम स्किप भी कर सकते हैं। द एग्जाम्स बीइंग एज्यूम्ड, नए एग्जाम्स ही हम एज्यूम कर सकते हैं।
लेकिन बहरहाल वो कंसिस्टेंट होते हैं पुराने एग्जाम्स के साथ। द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस यूज्ड आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस बताए बगैर भी हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। आमतौर पे आप मैथमेटिक्स के जितने सवाल करते रहे हैं आप उनके इनफॉर्मल प्रूफ्स देते रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे ये कहे कि 3x² + 5x - 6 एंड 2x² + 5 इनको सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा जवाब इस तरह का होगा, राइट, इट वुड बी x² + 5x - 11। अब ये कैसे आया, इसके लिए आर्गूमेंट्स देने की ज़रूरत थी मुझे, लेकिन मैंने आर्गूमेंट्स नहीं दिए, मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया और इस बेस पे सॉल्व कर लिया कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जिसके सामने ये सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको पता है, या अगर मैं अपने लिए भी इसको कर रहा हूँ तो मेरे जहन के अंदर वो आर्गूमेंट्स पहले से मौजूद होते हैं, एग्जाम्स पहले से मौजूद होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। वरना अमूमन ये होता है कि अगर हम सारे स्टेप्स लिखना शुरू कर दें, फॉर्मल प्रूफ देना शुरू कर दें तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, पेपर हमारा भर जाएगा, हमें अंडरस्टैंड करते हुए थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट कंप्यूटर्स कैन डू, राइट। और ये जहन में रखें कि कंप्यूटर्स जब किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप सी में प्रोग्राम लिखते हैं, इट इज़ टोटली अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रॉब्लम, और अगर आप उसके अंदर प्रूफ लिखते हैं तो प्रूफ भी टोटली फॉर्मल ही होता है, उसके अंदर जो है कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो पहले से कंप्यूटर को पता ना हो। कंप्यूटर को एक एक चीज़ बताते हैं तब जाके वो उसको सॉल्व करता है, और उसके लिए वो ईजी है करना, जबकि ह्यूमंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कम्बरसम या कम्प्लेक्स या पेचीदा राइटिंग को देखना और उसमें एक एक चीज़ को डिस्कस करना। इंपॉर्टेंस ऑफ द मेथड्स ऑफ द प्रूफ्स, सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं बल्कि ये कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी जगह के ऊपर इस्तेमाल होता है हमारे पास प्रूफ्स, ठीक है। मिसलन सॉफ्टवेयर प्रोसेस वेरिफिकेशन, कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है तो उसकी वर्किंग को देखने के लिए कि ये ठीक काम करेगा कि नहीं करेगा, आप उसको प्रूव करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर सिंपली ये कहता हूँ, इफ let's say that I declare int a is equal to 0, फॉर एग्जाम्पल जो भी यूजर से हमने पढ़ना है, cn a if a less than 2000 cout do something else do something, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए कि ये तमाम केसेस में ट्रू रहेगा, सही काम करेगा, तो मुझे तमाम वैल्यूज़, एक की तमाम वैल्यूज़ जो कि 2000 से नीचे उनके लिए चेक करना पड़ेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और अप टू 2000 या मतलब 1999 वैल्यूज़ तक के लिए इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो आमतौर पे चेक नहीं करता होता, मैं तो इसको इतना ही लिख के दे देता हूँ। देन हाउ आई विल मेक श्योर कि जी मेरा ये प्रोग्राम तमाम वैल्यूज़ के लिए ठीक काम करेगा, और सिर्फ यही नहीं, वैल्यूज़ इससे पीछे भी तो जा सकती हैं ना, एंड सो ऑन। तो इसके लिए फिर मैं ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ जो कि मेरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके बताते हैं कि ठीक है, सही काम करेगा, नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशन ये है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज़ देखने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे हमने बात की कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, या हमारे राउटर्स कहीं पे लगे हुए हैं उनके अंदर है, या मैनेज्ड स्विचेस के अंदर हम बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव्स में कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल लें तो आम तौर पे हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे आर द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच कैन रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम। तो उस केस में इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड कि जो रैम एरिया प्रोग्राम ए यूज़ कर रहा है वो प्रोग्राम बी के रैम एरिया को एक्सेस ना करे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम ए जो है वो आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को डील कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के चीज़ों के साथ, और इसमें एक वेरिएबल है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ना वो आपने लिख के रखे हुए हैं, और आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे हुए हैं 40 एक क्लास के अंदर, और ये प्रोग्राम ए जो है किसी भी तरह से एक्सेस कर ले बी को, और वो इस 40 की वैल्यू को चेंज करके -200 कर दे, तो अब आपके सॉफ्टवेयर की वर्किंग सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो इस सिक्योरिटी को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और उसको जब हम इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं तो फिर हम फॉर्मल मेथड यूज़ करके प्रूफ्स इस्तेमाल करते हुए ये इंश्योर करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर हाल में सही काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं,
राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीच है, स्पीच के अंदर इसका काम है। कंप्यूटर विजन की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर जो है चीज़ों को देख के अंडरस्टैंड करता है कि क्या चीज़ है उसके पास, किस चीज़ को उसने देखा है, ठीक। टेक्स्ट प्रोसेसिंग है, बिग डेटा एनालिसिस है, गेम प्रोग्रामिंग है, ठीक। गेम प्रोग्रामिंग अभी बहुत बूस्ट पकड़ रही है हमारी इंडस्ट्री के अंदर और $बिलियन इंडस्ट्री है ये। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि हम रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस और प्रूफ्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहे कि ए जो है दैट इज़ फादर ऑफ बी एंड बी इज़ फादर ऑफ सी एंड सी इज़ ब्रदर ऑफ डी, तो हम इन रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि ए इज़ ग्रैंडफादर ऑफ डी, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर आती हैं। अगर आपको शौक़ हो तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर जब हम इनको इम्प्लीमेंट करने बैठते हैं दूसरे सी में या दूसरे कोर्सेज़ के अंदर, तो ये बैकग्राउंड हमें बहुत हेल्प आउट करता है वहाँ पे। और फाइनली हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से एक थ्योरम को रिप्रेजेंट करते हैं। होना तो ये चाहिए कि थ्योरम को टोटली फॉर्मल वे में डिस्क्राइब करना चाहिए, लेकिन चूँकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ ना कुछ चीज़ें ओमिट कर देते हैं, तो हम उसको तकरीबन सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे ये देखें कि ये जो है एक सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है इस थ्योरम की कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, जबकि इसकी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल वाई, यानी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर लेंगे एंड वी विल रिप्रेजेंट दिस। और हमें पता है कि इवन अगर सेमी फॉर्मल वे में भी उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ हो तो उसका मतलब यही होगा, ठीक है। यानी इस तरह से अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो उसका मतलब यही होगा। आमतौर पे जो वेल अंडरस्टूड ट्रुथ्स होती हैं, ठीक है, अंडरस्टूड ट्रुथ्स, ये कौन सी होती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, एक्सॉइम्स। तो उनको हम मेंशन नहीं करते हैं, हमें पता होता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स ऑल अबाउट। तो हमें यहाँ पे ये समझ आ गया कि हम जब थ्योरम को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि टोटल फॉर्मल वे में हो, वो कुछ ना कुछ इनफॉर्मल भी हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।